ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस का जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी हमारे समाज में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है, और एक देश में सत्ता की साझेदारी की क्या अहमियत है। यहाँ पर हम दो देश का एग्जाम्पल लेंगे। वैसे बहुत सारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, मतलब उनकी सत्ता में साझेदारी होती है अलग अलग जातियों की, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग भाषाओं की। देश के सामने बहुत सारी परेशानी आती हैं, लेकिन यहाँ पर दो देशों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी से किस तरीके से उन्होंने परेशानी का सामना किया, किस तरीके से अपने देश को टूटने से बचाया, और कुछ जो अपने देश को टूटने से नहीं बचा पाए। तो पहला है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक देश है जो लगभग हरियाणा की आबादी से, इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, थोड़ी 1 करोड़ से अधिक है, लगभग हरियाणा की आबादी से आधी आबादी, और इसका 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। और जो डच भाषा है, इनमें जो अंतर है वो भाषा का अंतर है, मतलब डच बोलते हैं। 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं, 40% हिस्सा जो है वो वेलोनिया में रहता है और वो फ्रेंच बोलते हैं, और मात्र 1% हिस्सा वो जर्मन बोलता है। तो यहाँ पर देखिएगा कितनी जटिलता है इस देश के अंदर कि 59% हिस्सा डच बोलता है, 40% हिस्सा जो है वो फ्रेंच बोलता है, और 1% हिस्सा मात्र जर्मन बोलता है। अब इसमें हुआ क्या कि ये अल्पसंख्यक है, फ्रेंच भाषी ये अल्पसंख्यक, और जो 59% जो है ये डच भाषा बोलने वाले, ये बहुसंख्यक होने के बावजूद भी फ्रेंच भाषी ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, और इसकी जो कैपिटल है उसमें लगभग 80% लोग जो हैं फ्रेंच भाषी रहते हैं, मतलब अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, और ये ज़्यादा समृद्ध माने जाते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए दरअसल इनमें दोनों भाषाओं के लोगों में आपस में मनमुटाव होने लगा, टकराव बढ़ने लगा, और क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा हैं, इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए और सत्ता में आने के लिए और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक की जो इच्छाएं हैं उसे थोपने के लिए या उसे मनवाने के लिए इलेक्शन के माध्यम से ये होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि इस देश ने एक अकलमंदी का काम ये किया कि 1970 से लेकर के 1993 में 4 संशोधन अपने संविधान में किए। इन लोगों ने 4 संशोधन अपने संविधान में किए ताकि भाषाओं में भेदभाव ना हो, लोगों में भेदभाव ना हो, धार्मिक तौर पर भेदभाव ना हो। और ये इतना लंबा 70 से 80 तक लगभग ये इतना समय 23-24 ईयर्स जो लगे हैं वो इसीलिए लगे हैं ताकि लोगों को समझने और क्षेत्र के अधिकार के हिसाब से सरकार को बांटा गया और लोगों के अधिकार उन्हें दिए गए। तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, डच और फ्रेंच भाषी समान मंत्री होंगे, मतलब जो इनकी सरकार है उसमें मंत्रियों की जो संख्या होगी वो डच और फ्रेंच भाषियों की भाषा बोलने वालों के जो मंत्री होंगे वो समान होंगे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि एक के मंत्री ज़्यादा हुए और एक के मंत्री कम हैं। दूसरी चीज़, जो राज्य जो स्तर की जो सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होगी, और केंद्र सरकार की जो सरकार है वो राज्य सरकार के अधीन होगी। मतलब कोई भी एक फैसला ले करके केंद्र या राज्य बिल पास करके किसी भी बिल को नहीं मनवा सकते या उसे लागू नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ देखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में 74% सिंहली रहते हैं, और 1956 में ये लगभग, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ, और दोनों पर ही ब्रिटिश रूल था। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया। अब क्योंकि सिंहली जो थे वो बड़ी संख्या में थे और तमिल छोटी संख्या में थे, लेकिन तमिल ज़्यादा एजुकेटेड थे, और उस वक्त लगभग 80% के करीब ये लोग सरकारी नौकरी में और छोटी नौकरी में, बड़ी नौकरी में, बिजनेसमैन, और ज़्यादातर यही लोग थे। और जो सिंहली 74% होने के बावजूद भी ये इनसे ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, तो इस चीज़ की दिक्कत थी। अब डेमोक्रेटिक में जिसके ज़्यादा वोट होते हैं, जिसके ज़्यादा मंत्री या विधायक होते हैं, वो अपनी सरकार बनाता है, और फिर दिक्कत यही होती है कि जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यक पर
अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं बगैर उसकी भावनाओं को देखे हुए। तो 1956 में कानून बनाया जिसमें सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार ने खुद बनवाया और सरकारी आदेश के अनुसार कि भाई ऐसा होगा कि अब जो सिंहली भाषा बोलने वाले हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा, उन्हें रोजगार के ज़्यादा मौके मिलेंगे, और जो सिंहली भाषा है वही सरकारी भाषा होगी, मतलब उसमें तमिल को और अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। भाई एक चीज़ बताइएगा, जो तमिल शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में सारा काम होता था, वो सरकारी नौकरी करते थे, अब उन्हें एकदम से 10-20 साल नौकरी करते हुए हो गए, वो एकदम कैसे छोड़ देंगे? मतलब एकदम तमिल को छोड़ करके और अचानक कैसे सिंहली सीख लेंगे या कैसे दूसरी भाषा में जा सकते हैं? अब आप अगर हिंदी बोलते हैं और अचानक कोई कहने लगे कि आप फारसी में नौकरी करिएगा या फिर अरबी में नौकरी करिएगा या गुजराती मराठी में करिएगा, तो आपके तो पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो इसके कारण इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, तमिलों नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसमें इन्होंने संघर्ष करा अपनी भाषा के लिए। जो इनकी भाषा हटा दी गई, मातृभाषा के रूप में जो है वो सिंहली भाषा को दे दिया। दूसरी चीज़ शिक्षा में, अब शिक्षा में जब ये शुरू से दूसरी भाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये कैसे भाषा, मान लीजिए क्लास 12th तक बच्चे ने जो है वो तमिल पढ़ी और उसे अचानक इंग्लिश में या सिंहली में दूसरी भाषा में एकदम से सिलेबस दे दिया जाए तो उसके लिए दिक्कत होगी। तो वो इनके बच्चों के सामने दिक्कत आई। अच्छा, रोजगार में उन्हें आरक्षण दिया गया, इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया, मतलब उन्हें बढ़ावा दिया गया, तो इसके कारण भी परेशानी हुई। और परिणाम क्या हुए देखिएगा, इसके परिणाम ये हुए कि आपने सुना होगा LTTE, है ना, ये सुना होगा आपने LTTE। ये एक तमिलों ने, तमिलीलम जो आज़ादी के नाम से, तमिलों ने एक अपना एक, वैसे तो ग्रुप बहुत सारे 16-17 के करीब बने थे, लेकिन इसमें LTTE बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, लिट्टे के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही गृह युद्ध छेड़ दिया और बहुत बड़ी इनकी अपनी सेना भी थी। और इन्हें लगभग आप ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने जब श्रीलंका की सरकार का सपोर्ट किया और वहाँ से अपने सैनिक भी भेजे एक मतलब योजना के अनुसार इन्हें ख़त्म करने के लिए, तो ये तमिल ज़्यादा नाराज़ हो गए, मतलब LTTE ज़्यादा नाराज़ हो गई। और आपको याद भी होगा, एक श्रीलंकन महिला के द्वारा फूलों के हार में एक बॉम्ब लगा करके और राजीव गांधी की सुसाइड बॉम्बर के द्वारा, उस औरत के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। ये इतने ताकतवर थे कि एक प्रधानमंत्री जो भारत के थे उनको भी सुसाइड बॉम्बर ने मार डाला था, वो LTTE थे। और ये गृह युद्ध लगभग 2009 तक चला, बड़े संघर्ष के बाद में। खैर ये एक बहुत LTTE की एक बड़ी अलग चीज़ है कि 9/11 के बाद में इसे भी आतंकवादी गुट घोषित कर दिया गया था। भारत ने मदद की थी, अमेरिका ने मदद की थी, और श्रीलंका को हथियार दे करके तब श्रीलंका की जो 74% पॉपुलेशन थी, तब जाकर के इतने लंबे समय के बाद में जाकर के गृह युद्ध शांत हुआ था। तो इतने छोटे से देश में लगभग ये जो हुआ था, 1 लाख लोग, सैनिक और आम नागरिक, लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। शिक्षा, और जब कहीं पर गृह युद्ध होता है तो पूरे देश की बर्बादी होती है। तो यहाँ पर हम 2 देशों को देखेंगे कि एक देश है श्रीलंका और दूसरी तरफ है बेल्जियम। मतलब बेल्जियम ने अपने देश की कितनी जटिल, मतलब 40% होते हुए भी, 49% होते हुए 1% जर्मन, इन सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, मतलब बहुसंख्यक हैं तो वो अपने हिसाब से हैं, मतलब उन्होंने बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को नहीं देखा। अब होता ये है, देशों में भेदभाव होते हैं, कहीं पर काले गोरों का है, कहीं पर भाषाओं के आधार पर होता है, कहीं पर आप देखें तो धर्म के आधार पर होता है, बौद्ध हैं। अब तमिल में क्या था, श्रीलंका में अगर आप देखने लगे देखें तो कुछ हिंदू तमिल भी थे। तमिल 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदू तमिल है, एक भारतवंशी तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल है। वहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, मुस्लिम की भी ठीक ठाक आबादी है, और वहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। लेकिन आप अपने ही धर्म को, बौद्ध धर्म को कैसे वहाँ पर हिंदुओं पर या मतलब मुस्लिमों पर कैसे आप थोप सकते हैं, या फिर किसी और धर्म को मानने वाले पर। हर व्यक्ति का
लोकतंत्र में अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है, अपनी भाषा को मानने का पूर्ण अधिकार है और अपनी संस्कृति को मानने का पूर्ण अधिकार है। और यही हमारे सामाजिक मतलब लोकतंत्र की आत्मा होती है। चलिएगा अब मैं आपको बेल्जियम और श्रीलंका को चलिएगा देखते हैं आपकी किताब के माध्यम से और गूगल मैप के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, अब गूगल मैप के माध्यम से अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस नक्शे को आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना, आपने देखा भी होगा। ये जो नक्शा है ये वाला, ये हमारा हिंदुस्तान है ना, ये हमारा हिंदुस्तान है। और इस मैप को आप बड़ी बेहतरीन तरीके से आप जानते होंगे। अब देखिएगा, देखते हैं हम श्रीलंका को। तो यहाँ पर जब आप आएंगे नीचे तमिलनाडु की तरफ, नीचे की तरफ जब आप आएंगे यहाँ पर, तो ये नीचे की तरफ है श्रीलंका। अब देखिएगा तमिलनाडु के पास में होने के कारण ही यहाँ पर तमिल ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो भाग है यहाँ पर ज़्यादातर तमिल बसते हैं, ये वाला जो भाग है इसमें तमिल बसते हैं। और ये जो है हमारा तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में तमिल ही बोली जाती है। और यहाँ पर भी ये जो भाग है जो हमारे तमिलनाडु के पास में, ये भी यहाँ पर भी तमिल बोली जाती है। तो यहाँ ये तमिल थे और बाकी ये जो थे ये यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये सारे सिंघली थे, सिंघली। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी तादाद और तमिलों की थी, वो आपकी किताब के मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा अभी। तो चलिएगा, ये है हमारा श्रीलंका और ये इनका मतलब जैसे जैसे तमिल और सिंघली बसे हुए हैं उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अच्छा चलिएगा, अब यूरोप में चलते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदुस्तान। अच्छा, इसके बाद में जब हम यूरोप में इधर की तरफ जाएंगे, ये जर्मनी के पास में देखिएगा ये है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम आपको दिख रहा होगा, ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है। अब ये देखिएगा, ये है हमारा बेल्जियम, ठीक है। ये हम गूगल मैप के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा बेल्जियम है। बेल्जियम से इधर की तरफ अगर आप देखेंगे ये पेरिस है। 4 देशों से ये जुड़ा हुआ है ना, ये पेरिस और ये है लक्समबर्ग और ये आपका नीदरलैंड है। तो ये इन देशों से जुड़ा हुआ है। अब ये हमारा ब्रुसेल्स है। चलिएगा, अब इतना समझ लिया आपने, मतलब बेल्जियम है, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स है। अब आपके किताब के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, किताब के माध्यम से क्या है। देखिएगा, ये है आपका बेल्जियम। बेल्जियम में जहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो रेड कलर का है, ये वाला जो कलर है, यहाँ पर ये छोटा सा भाग, ये इसका कैपिटल है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स मतलब ये कैपिटल है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये सारे रहते हैं डच भाषी, मतलब ये फ्लेमिश इलाका है जो मैं आपको अभी बता रहा था, फ्लेमिश इलाका। और यहाँ पर सारे डच भाषी रहते हैं। और ये जो है बैलोन, ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये बैलोन इलाका है जो मैं अब ये टिक लगा रहा हूँ, ये वाला बैलोन इलाका है। और यहाँ पर सारे फ्रेंच भाषी रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लाइनिंग है, ये वाला ये जर्मन भाषा वाले लोग रहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये हमारी ये कैपिटल है, यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे फ्लेमिश लोग रहते हैं। और फ्लेमिश जो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये जर्मन रहते हैं। तो ये इसका मैप था और ये इस मैप के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। चलेगा, अब इसके अलावा है हमारा श्रीलंका। देखिएगा, श्रीलंका में आपके किताब के माध्यम से जो मैप में दिया गया है, देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये सारे तमिल हैं, ये हमारे सब ये तमिल हैं, ये भारतवंशी तमिल हैं। दरअसल तमिल 2 प्रकार के हैं, एक भारतवंशी तमिल और एक है हमारे श्रीलंकाई तमिल। तो भारतवंशी तमिल ये नहीं, ये भारतवंशी तमिल ये वाले, और ये जो हैं ये हमारे सब श्रीलंकाई तमिल हैं। ये श्रीलंकाई तमिल हैं और ये सब भारतवंशी तमिल हैं। और उसके बाद में ये जो छोटे छोटे जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मुस्लिम्स हैं। ये यहाँ पर ये छोटे छोटे जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मुस्लिम्स हैं। और बाकी सब ये जितना भी येलो कलर है, ये जितना भी येलो कलर है, ये सारे सिंघली हैं। तो सिंघली की बड़ी तादाद है यहाँ पर। और इसीलिए ये इन दोनों गुटों के बीच में इतनी बड़ी टकरार हुई और दिक्कतें सामने आई। चलिएगा, फिर दोबारा वहीं पर चलते हैं। अभी हमने गूगल मैप के माध्यम से
और जो आपकी किताबों में दिया हुआ था उसके माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस किस तरीके से उनकी जो क्षेत्रीय संरचना किस तरह से है, भाषाओं की संरचना किस तरह से है, और जो तमिल भाषी श्रीलंका में और जो सिंधी भाषी हैं उनकी संरचना किस तरीके से है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी उसके माध्यम से बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप देखिएगा, ये भाषाओं की जटिलताएँ थी, धर्म की जटिलताएँ थी और बहुत सारी जटिलताएँ थी, लेकिन एक देश ने इतना इस चीज़ को अनदेखा किया और उसके बाद में आतंकवादी ग्रुप उत्पन्न हुए, 1 लाख लोगों की करीब की मौत हो गई। और इतनी समय आज़ादी के बाद में तकरीबन सन 2009 में जाकर के पूर्ण रूप से श्रीलंका को मैं तो ये कहूँगा आज़ादी मिली। मतलब तब तक वो गृह युद्ध की आग में तपते रहे और 1 लाख लोगों की जान चली गई। उधर यहाँ पर बेल्जियम ने इसका निपटारा किया और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कानून बनाए जिसमें देश में शांति रही और किसी भी भाषा के बोलने वाले ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं किया। अब देखिएगा, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके क्या कारण है कि ये होनी ही चाहिए। देखिएगा, सामाजिक टकराव नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि सामाजिक टकराव नहीं होगा। भाई, हर व्यक्ति को अपनी भाषा के बोलने का अधिकार होगा, अपने धर्म को मानने का अधिकार होगा, अपनी हर बात को कहने की उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक है तो 70-80% हुआ कोई भी और उसने अपनी सरकार बनाई और खुद 20% के साथ में कुछ भी करे, जो श्रीलंका में हुआ और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। मतलब हर व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है उसके धार्मिक के ज़रिए। और उसमें हुआ भी ये कि अगर मान लीजिएगा यहाँ पर बेल्जियम में कोई 1% है या ये 40% है तो इसमें मंत्रियों की संख्या बराबर रही। और जब किसी ने मान लीजिएगा बहुसंख्यक ने कोई भी कानून पारित किया तो जब तक उनकी भाषा के नेता उसको पारित नहीं करते तो वो कानून मान्य नहीं होगा। मतलब और वो लोगों के द्वारा वो मंत्री उनकी भाषा के चुने जाते हैं। तो लोकतंत्र की पहली बात, दूसरी बात सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर साझेदारी ही नहीं है किसी व्यक्ति की, 10% 20% अगर कोई रह रहा है देश में, उसकी साझेदारी नहीं है तो फिर बेकार है वो इस तरह से, तो फिर दिक्कतें आती हैं लोकतंत्र में। अच्छा, जनता के प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ण अधिकार होता है। जनता के प्रत्येक व्यक्ति का लगातार वो जो भी अपने प्रतिनिधि को चुन करके आगे भेजता है उसकी राय के अनुसार वो माना जाता है और इस प्रकार सत्ता की साझेदारी होती है। तो ये आपको इसलिए समझाने की कोशिश की गई है कि हमारा हिंदुस्तान में जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर सत्ता की साझेदारी का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा हो उसे अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को संजो करके रखने का पूरा अधिकार है और यही लोकतंत्र की आत्मा है। और जहाँ पर एक बहुसंख्यक द्वारा अपनी सरकार में रहते हुए बिल पास करके या किसी भी चीज़ को जहाँ सामने रखा जाता है तो वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं जो श्रीलंका में आई थी। और यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने के लिए कहा गया और उसके बाद में सिंधी भाषा को ही लास्ट भाषा मान लिया गया कि आप इसे ही मानेंगे। थैंक यू वेरी मच।